बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 9th न्यू बुक फिजिक्स और चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट टाइम हमने चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए थे टॉपिक्स। तो आज हम एक्सरसाइज पर बात करेंगे। एक्सरसाइज है इसकी। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज पर बात कर लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज। 6.1 जी 6.1 की स्टेटमेंट में रीड आउट कर रहा हूं, फिर हम देखेंगे कि आया क्या पूछा गया है और इसका करेक्ट आंसर क्या है। अ वायर इज स्ट्रेच्ड बाय अ वेट W। किसी वायर को हमने वेट W के साथ स्ट्रेच किया है। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, यानी जो वायर है उसका हमने उसको जब स्ट्रेच किया तो उसका डायमीटर क्या हो गया है, उसका ये जो डायमीटर है वो रिड्यूस टू क्या हो गया है, हाफ हो गया है उसको स्ट्रेच करने की वजह से। तो क्या हुआ, द डायमीटर ऑफ द वायर इज रिड्यूस्ड टू हाफ इफ इट्स प्रीवियस वैल्यू द एक्सटेंशन विल बिकम। एक्सटेंशन क्या हो गई, यकीनन देखिए एक्सटेंशन जो है यहाँ पर जो उसका डायमीटर था वो ये था, यहाँ डायमीटर जो है सपोज अगर डायमीटर पहले उसका ये था, अब उसका रिड्यूस हो गया हाफ। तो जब डायमीटर रिड्यूस ऑफ होगा तो भाई एक्सटेंशन डेफिनेटली 4 टाइम जो है वो क्या होगी, 4 टाइम हो जाएगी उसकी। एक्सटेंशन विल बिकम 4 टाइम्स। तो आंसर आपका देखिए चेक करना पड़ेगा, 1/2, डबल, 1/4, तो 4 टाइम्स उसकी एक्सटेंशन होगी, यानी इसका डी पार्ट इसका आंसर होगा 4 टाइम्स। क्योंकि हाँ, आपने देखा है कि जो एरिया होता है, एरिया डिपेंड करता है प्रेशर के साथ। जो एरिया का कंसर्न होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिस कदर आपका एरिया डायमीटर कम हुआ मतलब एरिया कम हो गया, जैसे एरिया जिस कदर कम होगा उसी कदर जो है प्रेशर एक्सटेंशन वो बढ़ जाता है। ठीक है, 4 टाइम। इसके बाद आ जाए हमारे पास 6.3 है। ये स्मार्ट हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। द मेटल प्लेट्स ऑफ एरिया 2 and 3 square meters are placed in a liquid at the same depth. The ratio of the pressure on the two plates is, मतलब आपके पास ये कोई मतलब कंटेनर है, इसके अंदर 2 प्लेट्स आपने रखी हुई हैं। मतलब एक प्लेट आपकी जो है वो उसका एरिया 2 मीटर है और दूसरी का जो है वो सपोज 3 मीटर है। ये 2 मीटर स्क्वायर है और ये 3 मीटर स्क्वायर है। अब वो कहना ये चाह रहे हैं कि भाई इन पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है इनके ऊपर, वो प्रेशर किस तरह से होगा, उसकी रेशियो क्या होगी। अब मुझे ये बताएं कि जो आपका प्रेशर लिक्विड पर होता है, लिक्विड में जो प्रेशर होता है वो होता है रो जी एच की। इसमें देखिए एरिया पर तो वो कंसर्न ही नहीं करता, एरिया का कोई ताल्लुक नहीं है प्रेशर के साथ, यहां ताल्लुक है हाइट का। तो इसलिए इस इन दोनों पर इनका एरिया कम हो या ज्यादा हो उसकी रेशो सेम रहेगी, यानी 1:1। तो आंसर इसका फिर क्या हुआ, ए पार्ट इसका आंसर होगा 6.3 का। उसके बाद आगे चलते हैं 6.6 पे। तो 6.6 में क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज बेस्ड ऑन। ये तो आपको जुबानी याद हो गया होगा कि ये आपका पास्कल लॉ है, यानी बी इसका आंसर होगा पास्कल्स लॉ। उसके बाद आ जाए 6.7। 6.7 में क्या पूछा गया है, व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस, किसी स्प्रिंग को आप कंप्रेस करते हैं, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डज इट पोजेस। जाहिर है जी उसके अंदर कौन सी एनर्जी, उसकी शेप चेंज हो रही है, यानी शेप चेंज होने के साइज में तब्दीली हो, डिफॉर्मेशन, तो कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी देखें बी पार्ट में इसका आंसर होगा, बी पार्ट है जी इसका आंसर पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट है 6.8। 6.8 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसकी सरफेस ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ये दी गई है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। देखिए आपने फाइंड आउट करनी है फोर्स। पहले तो आप देखिए प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स ओवर एरिया के। आपने यहां से फोर्स फाइंड आउट करनी है, यानी प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया इज इक्वल टू फोर्स। अब प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, 100, कितना किलो, 100 किलो, 100 किलो पास्कल, यानी 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 में लिख देते हो इसको। ठीक है, आगे क्या है, उसके बाद इसका एरिया, एरिया के लिए सिर्फ लेंथ और ब्रेथ दी गई, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एरिया में। तो वो दी गई सेंटीमीटर में, इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे, यानी 50 डिवाइडेड बाय 100, ये मीटर हो गया। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट हो गई, मल्टीप्लाई बाय आगे क्या है 40, 40 डिवाइडेड बाय 100, ये भी मीटर में। इस सारे को आप सॉल्व कर लें कैलकुलेटर के ऊपर तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखें 100, इसको बाद में देखते हैं, 40 और 50 को अगर करती हैं आप 100 के साथ, चलें एक और भी काम आप कर सकते हैं, ये डबल जीरो जो है वो सिंपली इनके साथ काट दें, ये डबल जीरो जो है वो इसके साथ कट जाएंगे, बाकी रह गया 10। 10 को 50 और 40 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय
40। आंसर आता है 20,000। ठीक है जी, यानी मेरे पास आंसर आ रहा है 20,000। फोर्स है न्यूटन में, तो बुक पे आंसर देखिए उन्होंने किलो में दिया, तो कोई बात नहीं, ये 3 जो है जीरो, ये 10⁻³ क्या होता है किलो, यानी 20 किलो न्यूटन जो है ये आंसर होगा। ये आंसर है जी ए पार्ट में। 6.8 का जो आंसर होगा वो है ए पार्ट, यानी 20 किलो न्यूटन। ये थे भाई एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यूज के बाद हम जरा आगे चलते हैं। अब हम आते हैं जरा बुक के उन क्वेश्चंस की तरफ जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज, वो कौन कौन से पूछे गए हैं। देखिए जी, पहला क्वेश्चन है 6.1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बी पार्ट। अब हम डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स। ठीक है, तो उसमें है जी 6.1, सबसे पहले बात करेंगे 6.1 पर। तो 6.1 में जो है वो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है भाई, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई हैवी एनिमल्स लाइक एन एलिफेंट हैव अ लार्ज एरिया ऑफ द फुट। यानी जो एलिफेंट्स होते हैं उनके जो फुट का एरिया होता है वो काफी, समझ लें कि वो लार्ज होता है। उसकी क्या रीजन होती है, बड़ा होता है, ज्यादा होता है, उसकी रीजन क्या होती है। क्योंकि भाई इस पर मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो बड़ी डिटेल से इस पर बात की थी कि हैवी, उनका वेट हैवी होता है। अगर उनके फीट जो है वो बड़े बड़े नहीं होंगे तो वो उस वजन को सहार नहीं सकते, वो ज्यादा फ्लैट एरिया कवर करेंगे। अगर कम करेंगे, कम पर होगा, फोर्स ज्यादा लगेगी, क्या होगा, उनकी हड्डियां ब्रेक कर सकती हैं। तो मतलब उनके लिए सर्वाइव करना आसान नहीं होगा। तो हम लिखेंगे हैवी एनिमल्स लाइक एलिफेंट, हैवी एनिमल्स लाइक एलिफेंट like elephant have thick legs, उनकी टांगे भी मोटी होती हैं। have thick legs and large flat feet, and large flat feet, बड़े भी होते हैं पाँव उनके और फ्लैट भी होते हैं। so that ड्यू टू लार्ज कॉन्टेक्ट एरिया, इससे उनका क्या हो जाता है, कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाता है। ड्यू सो दैट लार्ज, ड्यू का वर्ड मैंने मिस कर दिया लिखने साथ, सो दैट ड्यू टू लार्ज कॉन्टेक्ट एरिया pressure on the feet, pressure on the feet becomes less। देखिए जितना एरिया ज्यादा होगा, क्योंकि एरिया और प्रेशर एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जितना एरिया ज्यादा होगा प्रेशर कम अप्लाई होगा। प्रेशर ऑन द फीट बिकम्स लेस। ठीक है, अदरवाइज देयर बोन्स, जो मैंने अभी शुरू में आपसे बात की थी, अदरवाइज देयर बोन्स would not tolerate the pressure। ठीक है जी, अगर ऐसा ना हो तो उनकी जो लेग्स हैं वो उस प्रेशर को बियर ही नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। उनकी बोन स्पेशली जो है, लेग्स की बोन जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी और वो डैमेज हो जाएंगे। ये था आपका भाई 6.1। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो 6.3 है। ठीक है, 6.1 के बाद मैं यहां पर आपके साथ बोर्ड पर क्वेश्चन नहीं लिख रहा, सिर्फ थोड़ा सा टाइम को यूटिलाइज करने के लिए कि बाकी आपकी बुक पर क्वेश्चन मौजूद हैं, सिर्फ आंसर शेयर कर रहा हूं। ठीक है, याद रखिएगा। 6.3 क्वेश्चन क्या है भाई, वाई इज इट पेनफुल टू वॉक बेयर फुटेड ऑन पेबल्स। यानी जब आप पेबल्स पर चलते हैं
उसके ऊपर चलना जो है वो आपके लिए बेयर फुटेड चल रहे होते हैं, नंगे पांव चलते हैं, तो उस वक्त वो आपके लिए क्यों पेनफुल होता है, तकलीफ दे क्यों होता है? क्योंकि देखिए पेबल्स होते हैं छोटे छोटे से, आम फ्लैट एरिया पर चलते हैं आपको शायद इतनी ज्यादा पेन नहीं होती, लेकिन पेबल्स में क्या होगा, एरिया शॉर्ट हो गया, एरिया प्रेशर बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, प्रेशर एरिया एक दूसरे के इनवर्सली, एरिया शॉर्ट क्या होगा, प्रेशर की रिएक्शन फोर्स प्रेशर की ज्यादा लगेगी, तो इसलिए आप पेनफुल होता है। लेकिन जी व्हेन वी वॉक ऑन पेबल्स, व्हेन वी वॉक ऑन पेबल्स, when we walk on pebble, the contact area is reduced, the contact area is reduced, then the pressure due to reaction force becomes so high that it becomes painful, as we know, pressure and area are इनवर्सली प्रोपोर्शन, जो आपको भी मैं समझा के आया बात, इनवर्सली वही आपने लिखना है सारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मीन्स कि आप सादा लफ्जों में जैसे यहां देखें ना, मैं लिखता हूं P इज इक्वल टू F ओवर A, तो यहां से P और A का क्या कंसर्न होता है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A एरिया के, ये बेसिक रीजन होती है। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.4। देखिए भाई 6.4 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट पास्कल्स लॉ, गिव एन एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। देखिए इसको अगर तो आप मतलब मैं आपको लिखवाना चाहूं तो लिखवा भी सकता हूं सारा, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको बुक से करना चाहें तो बुक से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबा है इसका आंसर 6.4 का, लेकिन आपको एज इट इज बुक पर मिल सकता है। मैं आपको सिर्फ बुक का पेज बता देता हूं कि आपने क्या लिखना है। सबसे पहले आपने इसकी मैं बता देता हूं स्टेटमेंट लिखनी है डेफिनेशन में, यानी डेफिनेशन या स्टेटमेंट आपने किसकी लिखनी है, पास्कल्स लॉ की। फिर आपने जो इसके साथ एक एप्लीकेशन हाइड्रोलिक प्रेस की हमने डिस्कस की थी, एक एप्लीकेशन मैं बता देता हूं और बुक के पेजेस बता देता हूं कहां कहां एप्लीकेशन कौन सी आपने डिस्कस करनी है, हाइड्रोलिक प्रेस वाली। हाइड्रोलिक प्रेस वाली जो एप्लीकेशन है वो आपने इसके साथ लिखनी है। इसके लिए मैं आपको बुक के पेजेस बता दूं कहां से आपने कितना करना है। बुक का पेज है आपका 139, ये जो डेफिनेशन आपको मिलेगी पेज नंबर 139 पर, ठीक है। पास्कल लॉ की जो डेफिनेशन है वो आपको पेज नंबर 139 पर मिल जाएगी। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड एट वन पॉइंट इन एन एनक्लोज्ड फ्लूइड इट इज ट्रांसमिटेड इक्वल टू ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लूइड विदाउट लॉस। ये आपने लिखनी है इसके लिए डेफिनेशन। फिर आपने आ जाना है पेज नंबर 140 पर। ये जो हाइड्रोलिक प्रेस है ये आपको पेज नंबर 140 पर इसकी एप्लीकेशन जो है वो डायग्राम जो है वो मिल जाएगी। वहां से आपने उस एप्लीकेशन को इसके साथ लिख देना है, तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप इजीली जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। समझ आ गई? यानी बुक से मैंने इसलिए बता दिया कि आपको मैं बहुत लंबा है लिखवाने में टाइम भी जाना था और फिर ऑलमोस्ट वही कुछ आपको लिखवाना था जो आपकी बुक पर है, तो आप अपनी बुक के पेज 139 से डेफिनेशन, 140 से हाइड्रोलिक प्रेस एप्लीकेशन एग्जाम्पल को जो है वो अटैच करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन का भाई आंसर होगा आपका, ठीक है, 6.4 का।
डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि डिटेल से मैंने आपको मेरे पिछले लेक्चर्स अगर आप देखेंगे 3-2 वगैरह जो लेक्चर्स होंगे उसमें ये टॉपिक सारे मैं डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ, वहां पर आप उसको देख सकते हैं डिटेल से। यहाँ सिर्फ मैंने आपको आंसर जो है वो शेयर कर दिया, इसमें कोई मतलब बहुत ज्यादा समझाने की मुझे इसलिए जरूरत नहीं थी, पीछे ये टॉपिक सारा समझा चुका हूँ, कुछ नई बात होती तो जरूर। इसके बाद आ जाता है 6.5। 6.5 में देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, स्टेट व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ अ सॉलिड। अब इसकी भी जो डेफिनेशन है वो मैं अगर बोर्ड पर अभी लिखता हूं तो लिखने में मुझे कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये भी आपको एज इट इज हमने जो पीछे इलास्टिसिटी की डेफिनेशन पढ़ी है वो आप इसके साथ लिख सकते हैं। और एक एग्जांपल आप चाहे टेनिस बॉल वाली कर लें तो मैं आपको इसका भी आंसर बुक पर ही बता देता हूं ताकि आप इजीली बुक से डायरेक्ट कर सकते हैं। पेज नंबर आप इसके लिए आ जाएं भाई, इलास्टिसिटी वाला जो टॉपिक है आपके पास पेज नंबर है जी, आपका इलास्टिसिटी वाला टॉपिक, हाँ पेज नंबर आ जाए 128 पर। पेज नंबर 128 पर आपने सिर्फ इलास्टिसिटी की जो डेफिनेशन मैंने आपको निशान लगवाई थी 128 पेज पर, मैं फिर लगवा देता हूं, बोल देता हूं 120 पेज पर जब आप आएंगे, ये पेज खोल लें मेरे साथ, फिर देखें जहां लिखा हुआ है 1-2 सेकंड पैराग्राफ में, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इलास्टिक इफ after removal of the deforming force it restores to its original size and shape it, this property of the material is known as elasticity। ये आपने डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद इसके साथ आप इसकी एग्जांपल इसी के ऊपर है, व्हेन अ टेनिस बॉल, यानी जो आपका सेकंड पैराग्राफ है, व्हेन अ टेनिस बॉल जहां से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये आपका डेफिनेशन से पहले पहले इसकी एग्जांपल है। यानी मैं लिख देता हूं सेकंड पैराग्राफ आप पेज नंबर 128 का, आपको इसके आंसर में मिल जाएगा, उसी में डेफिनेशन और प्लस आपको एग्जांपल जो है वो दोनों मिल जाएंगी सेकंड पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 1। यानी जहां पे डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स हेडिंग है ना टॉपिक का, ऊपर तो एक पैराग्राफ दिया गया है वो तो जनरल इंफॉर्मेशन है, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स मेन टॉपिक है, उसका सेकंड पैराग्राफ जो है वो आप इसके आंसर में 6.5 में लिख सकते हैं, डेफिनेशन भी है एग्जांपल भी मौजूद है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6.5 के बाद जो पूछा गया है 6.7। 6.6 जो है वो भी आपका जो है वो डिलीटेड है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, तो 6.7 पर हम बात कर लेते हैं। 6.7 में क्या पूछा गया, डिस्टिंग्विश बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स और प्रेशर में आपने दोनों में जो है वो डिस्टिंग्विश करना है, फर्क लिखना है। तो इसके लिए आप एक तरफ फोर्स हेडिंग बना लें, सेंटर में लाइन लगा लें, ज्यादा बेटर होता है, इस तरह से जरा कंपैरिजन अच्छे से हो जाता है। यहां पर फोर्स हेडिंग दे दें, दूसरी तरफ आप लिख लें प्रेशर, ठीक है। तो इनमें आप थोड़ा डिफरेंशिएट कर दें, डिस्टिंग्विश करना मतलब डिफरेंशिएट करना, दोनों में फर्क बताना, ठीक है। तो पहला फर्क क्या आप लिख दें, फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, यानी पहला पॉइंट आप लिखेंगे अब फिजिकल क्वांटिटी, अब फिजिकल क्वांटिटी दैट चेंज स्टेट ऑफ मोशन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब बहुत और भी हो सकती है डेफिनेशन, मैंने ये वाली अभी लिखी है, डिफरेंट डेफिनेशन फोर्स की हो सकती है, ठीक है। इसमें से मैंने ये की है स्टेट ऑफ मोशन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दूसरी तरफ आपने प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया, इट इज अ फोर्स exerted normally on unit area, ठीक है। ये आप लिखेंगे, यानी पहला पॉइंट प्रेशर का, मतलब ये पहला फर्क हो गया फोर्स का और प्रेशर का, ठीक है। बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती, मतलब एक मैंने लिखा है, ये एक और लिख लें, 2 मार्क्स का आमतौर पर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो आई थिंक मैक्सिमम 4 लिखने काफी होते हैं। 4 लिखवा रहा हूं, अगर आप उसमें से 2 या 3 भी लिख दें फिर भी आपको मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। इट इज मेजर्ड इन न्यूटन, इट इज measured
इन न्यूटन, इसको न्यूटन में मेजर किया जाता है, ठीक है, फोर्स को। लेकिन प्रेशर को किस में मेजर किया जाता है? इट इज मेजर्ड इन पास्कल। इट इज मेजर्ड इन पास्कल। तीसरा पॉइंट भी आपके लिए मैंने लिखा है, फोर्स आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लिखें जी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जहां तक आपके प्रेशर की बात है, तो प्रेशर आपका क्या है, वो उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक और पॉइंट मैंने आपके लिए लिखा है, फॉर्मूला लिख दें दोनों का। इट्स फॉर्मूला इज F इज इक्वल टू एम ए। ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है, इधर प्रेशर का लिख दिया आप लोग, इट्स फॉर्मूला। इस तरह के क्वेश्चन आसान होते हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनको जरा ज्यादा अच्छे से देख लिया करें। मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इट्स फॉर्मूला इज, यानी प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। तो भाई ये इस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट करके एक टेबल की शक्ल में खूबसूरत अंदाज में आप इसको कर सकते हैं। तो ये था आपका 6.7, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, 6.8 है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड प्रेशर एंड द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। क्या भाई दोनों में एक रिलेशन होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी दफा हमने पीछे भी इसको डिस्कस किया है। क्या होता है भाई, प्रेशर और जो आपका लिक्विड पे जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं और उसकी डेप्थ यानी एच में, यानी प्रेशर जो है, हमने क्या अभी बात की थी कि लिक्विड में जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है, पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, रो जी और एच। देखिए डेप्थ का और इसका आपस में क्या कंसर्न है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी डेप्थ बढ़ेगी उतना प्रेशर भी ज्यादा होगा, जितनी डेप्थ कम होगी उतना प्रेशर भी कम होगा। तो एच का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसर्न है। तो आप इसका आंसर मैं आपको साथ लिख पा रहा हूं, लिक्विड प्रेशर एंड डेप्थ, लिक्विड प्रेशर एंड डेप्थ of the liquid, depth of the liquid are डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो मैं अभी आपको बता रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर बाय द फॉर्मूला जो मैंने अभी ऊपर लिखा है, चाहे यहां ना लिखे फिर ठीक है, यहां साथ लिख लें, ठीक है। मतलब इसी को जरा मजीद एक्सप्लेन करने के लिए, बाय द फॉर्मूला P इज इक्वल टू रो जी एच। नजर आ रहा है कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब एक लाइन और जरा सा लिख दें, लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स, लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स on depth of the liquid, on depth of the liquid, the greater the depth, जो मैंने अभी आपको समझाई सारी बातें वही लिख देनी है, the greater the depth, the greater the depth, the greater the depth is, the greater, थोड़ा सा इसको मतलब लिखने में गड़बड़ है, the greater the depth greater will be the liquid pressure, greater will be the liquid pressure, आगे है मजीद मेंशन करते कि स्मॉलर द डेप्थ, smaller the depth, smaller will be
smaller will be the liquid pressure. ये होगा भाई 6.8 का आंसर। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, 6.9 भी डिलीटेड है, 6.10 की तरफ जाएंगे अब हम लोग। 6.10 में देखें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल यूज्ड इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ द ऑटोमोबाइल। तो भाई इसका भी आंसर जो है मैं आपको बता देता हूं कि बहुत ही थोड़ा सा लंबा होगा इसका आंसर। लिखवाऊंगा तो लिखवाने का कोई इशू नहीं है, लेकिन आप इसको कर सकते हैं। कहाँ से करना है मैं आपको आप ही की बुक के पेज जो है वो समझा देता हूं कि आप अगर अपनी बुक का पेज इसके लिए निकालेंगे, ये मेरा लास्ट अब जो इससे प्रीवियस लेक्चर था उसका जो आखिरी पार्ट था वो यही था, हाइड्रोलिक ब्रेक्स वाला। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 141 का, पेज नंबर 141, और कुछ इसका हिस्सा जो है वो 142 पेज पर है। आपने ये वो सारा जो है वो अपनी बुक से भी एज इट इज इसके आंसर में आप जो है वो लिख सकते हैं। ब्रेक सिस्टम जो है, ब्रेकिंग सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, वो मैंने आपको लेक्चर भी दिया हुआ है, वहां से समझ सकते हैं, और प्लस जो है यहां से आप लर्न कर सकते हैं। ये थे बेटे आपके शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम आते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ। सी पार्ट है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ये हम जरा देखेंगे, इसमें से भी कुछ डिलीटेड हैं, कुछ हैं। 6.1 जो है वो कट है, 6.2 जो है उसको मैं रीड आउट करता हूं। क्या है? स्प्रिंग्स आर मेड ऑफ स्टील इंस्टेड ऑफ आयरन। बाय मतलब आपकी जो स्प्रिंग्स होती हैं वो स्टील के बने होती हैं, आयरन की क्यों नहीं बनी होती? तो वेरी इजी सिंपल क्वेश्चन है। अब आपने देखे जो आयरन होता है और स्टील का फर्क क्या होता है? स्टील की जो इलास्टिसिटी होती है वो ज्यादा होती है, वो ज्यादा इलास्टिक होती है, तो उसको आप ज्यादा खींचेंगे, ज्यादा इलास्टिक होते हैं, छोड़ेंगे वापस आ जाएंगे। लेकिन आयरन जो होते हैं, आयरन मटेरियल जो है वो उसकी निस्बत कम इलास्टिक होती है। उसको अगर जितना आपने स्टील मटेरियल को खींचा है, स्ट्रेच किया है, या मतलब स्प्रिंग जो होते हैं अक्सर आपने देखे स्टील के या आयरन के होते हैं, मतलब बॉडी बिल्डर जो अक्सर वो कर रहे होते हैं बॉडी बिल्डिंग वगैरह, वो यही स्टील ही की आप देखिएगा उसमें यूज होती है स्प्रिंग वगैरह। जो वेट लिफ्टर्स वगैरह ये जो भी है उसको मतलब मूवमेंट के लिए अपनी बॉडी बनाने के लिए यूज करते हैं, तो स्टील की इसलिए रखे जाती है कि उनमें इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, फ्लेक्सिबिलिटी उनकी ज्यादा होती है आयरन की। ये रीजन होती है कि हम लोग जो है वो स्टील ही के यूज करते हैं स्प्रिंग्स, ना के आयरन के। तो आंसर में लिख लें एज स्टील हैज मोर, एज स्टील हैज more elastic limit, more elastic limit than iron, therefore they can undergo, they can undergo more deformation, more deformation, and can return, and can return to its original shape, original shape after deforming force, after deforming force ceases to act. So springs are made, so springs are made of steel,
इंस्टेड ऑफ आयरन, इंस्टेड ऑफ आयरन, ये होगा भाई इसका आंसर। 6.3 जो है आपका कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस वो भी आपका डिलीटेड है, 6.4 आल्सो। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो है जी 6.5। तो 6.5 में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। 6.5 में क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट विल हैपन टू द प्रेशर इन ऑल पार्ट्स। मैं पहले रेज कर दूं, ठीक है। 6.5 की तरफ हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा जी 6.5। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहले हम क्वेश्चन जरा रीड आउट कर लेते हैं। What will happen to the pressure in all parts of a confined liquid if pressure is increased in one part? Give an example from your daily life where such principle is applied. तो ये आपका जो है, मतलब आप बड़ा सिंपल सी बात है, पास्कल्स लॉ की बात कर रहे हैं। ये पास्कल लॉ जो है उसके मुताबिक आप किसी एक पार्ट पर जब अप्लाई करते हैं प्रेशर, तो इक्वली जो है वो विदाउट लॉस जो है वो तमाम पार्ट्स में अप्लाई होता है। और एग्जांपल इसकी आप लिख सकते हैं कौन सी है, सिर्फ आपने नेम देना है एग्जांपल का, ठीक है। तो उन्होंने गिव एन एग्जांपल ऑफ योर डेली लाइफ, कोई एग्जांपल आप दे दें, मतलब हाइड्रोलिक कार लिफ्ट दे दें, हाइड्रोलिक प्रेस की एग्जांपल दे दें, मतलब कोई भी ब्रेकिंग सिस्टम की दे सकते हैं। तो लिखिए जी 6.5 का आंसर लिखिए, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ pressure will be transmitted equally, transmitted equally to all parts of the liquid, to all parts of the liquid without loss। ये सिंपल आपने उसकी डेफिनेशन जो है पास्कल लॉ की लिख देनी है। उसके आगे आपने एक एग्जांपल दे देनी है, सिंपल हेडिंग दे यहाँ पर एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या होगी इसकी, कोई एक एग्जांपल दे दें, हाइड्रोलिक और लिफ्टिंग की दे दें, चले हाइड्रोलिक कार लिफ्टिंग। ये था आपका भाई 6.5। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.6। क्वेश्चन मैं रीड आउट कर रहा हूं। इफ सम एयर रिमेन्स ट्रैप्ड विद इन द टॉप ऑफ द मर्करी कॉलम ऑफ द बैरोमीटर which is supposed to be vacuum, how would it affect the height of the mercury column? देखिए मर्करी कॉलम की जहां तक बात है, ये देखिए, ये अगर मैं एक बना देता हूँ, ये मर्करी कॉलम है, इसमें से अगर हवा ऊपर से कुछ ट्रैप हो गई है, बाहर निकल गई है इस हिस्से से, तो फिर क्या होगा, जो मर्करी कॉलम है वो यकीनी तौर पर क्या होगा, वो ट्रैप होने की शक्ल में वो थोड़ा सा गिर जाएगा, ठीक है जी। सिंपल सी बात है, उसको जो पहले से वो डाउनवर्ड में चला जाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे आंसर इसका 6.6 का, द प्रेशर ऑफ एयर इन द स्पेस, मतलब यहां पर एयर जो है वो एंटर हुई है ना, ट्रैप की है इसके अंदर, तो उसकी वजह से जो मर्करी कॉलम है, जाहिर है उसने जगह तो एयर ने तभी बनाएंगे जब ये जो मर्करी कॉलम है यहाँ पर जो मतलब सारा यहाँ पर जो भरा हुआ है इसके अंदर मर्करी, वो थोड़ा नीचे उसको होना पड़ेगा, ट्रैप करेगा। तो हम लिखेंगे फिर इसमें आंसर में, द प्रेशर ऑफ एयर, द प्रेशर ऑफ एयर in the space above the mercury column, would exert a pressure on the mercury to oppose the atmospheric pressure,
द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डाउनवर्ड, ठीक है जी, नीचे की तरफ। एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट द मर्करी कॉलम, the mercury column would be short। ये होगा भाई इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं और हमारे पास कौन सा क्वेश्चन रहता है। 6.7 भी डिलीटेड है। 6.8 की तरफ आते हैं हम लोग। 6.8 जो है इसका आंसर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 6.8, इफ एंड ऑफ अ ग्लास ट्यूब if end of a glass tube used in a simple barometer, used in a simple barometer is not properly sealed, properly sealed, then the liquid could then the liquid could also escape from the tube this would lower the height of mercury column in the tube, and barometer will not be more reliable। जी तो देखिए जी क्या मतलब इसका आंसर है। एंड ऑफ अ ग्लास ट्यूब यूज्ड इन अ सिंपल बैरोमीटर इज नॉट प्रॉपर्ली सील्ड। अगर वो प्रॉपर्ली सील नहीं है एंड से तो क्या होगा? देन द लिक्विड कुड आल्सो एस्केप फ्रॉम द ट्यूब। थोड़ा थोड़ा उसमें से खारिज होता रहेगा, निकलता रहेगा। दिस वुड लोअर द हाइट ऑफ द, इससे मर्करी कॉलम जो बैरोमीटर के अंदर होगा वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नहीं रहेगा, वो लोअर हो जाएगा। जब वो लोअर हो जाएगा फिर क्या है? एंड बैरोमीटर विल नॉट बी मोर रिलायबल। वो आपका बैरोमीटर रिलायबल, क्योंकि उसमें वैल्यू उसकी वही रहनी चाहिए। अगर वैल्यू उसकी चेंज हो गई तो फिर आपका बैरोमीटर से आप वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, वो करेक्ट नहीं होगी। ये बेटा थे आपके सारे कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस की तरफ। जी कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस, ये डी पार्ट है कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन है 6.1। क्वेश्चन है जी व्हाट इज हुक्स लॉ, गिव 3 एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ। तो इसका मैं आपको सिर्फ आंसर शेयर करूंगा, ठीक है। आपकी बुक के पेज नंबर 128 पर ये आपको मिलेगा, ठीक है। 128 प्लस 129 और 130, इन तीनों पेजेस पर इसका आंसर जो है वो मौजूद है, ठीक है जी। आपने पेज नंबर
आंसर इसका आपको कहां पर मिलेगा? पेज नंबर 128, 129 और पेज नंबर 130। उसके बाद आ जाए 6.2 जो है वो डिलीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.3। 6.3 में क्वेश्चन है डिस्क्राइब पास्कल्स लॉ, स्टेट इट्स एप्लीकेशन विद एग्जांपल्स। तो भाई इसका आंसर भी आपको जो मिलेगा विद एग्जांपल्स बोला है, मींस आपने सारी एग्जांपल डिस्कस करनी है। तो आपको पेज नंबर आना पड़ेगा, पेज नंबर 139 पर। इसके लिए पेज नंबर 139, उसके आगे आप 40 140 भी होगा, 141 भी है, और ये खत्म हो रहा है जी आपका 142 पर। यानी 139 से लेकर पेज नंबर 142 तक जो है ये इसका कंप्लीट आपको आंसर मिलेगा। इसके बाद आ जाएं 6.4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है ऑन व्हाट फैक्टर्स द प्रेशर ऑफ लिक्विड इन अ कंटेनर डिपेंड, हाउ इज इट डिटरमाइंड। तो भाई इसका आंसर आपको मिलने वाला है पेज नंबर 133 133 से स्टार्ट होगा। प्रेशर इन लिक्विड्स, हेडिंग इसका प्रेशर इन लिक्विड्स है। पेज नंबर 133 पर प्रेशर इन लिक्विड्स, और ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो रहा है पेज नंबर 134 पर। 2 पेजेस पर इसका आंसर आपको मिलेगा। और 6.5 आपका अगेन जो है वो डिलीटेड है। तो भाई ये थे वो आपके सारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में आपके साथ इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल जो हैं वो डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।